फिर उसकी पत्नी कहती है भाग जाओ। तब वह इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि नजर से ओझल हो जाता है। उधर जो वन घर पर खाना बना रहा था तभी डायरेक्टर का कॉल आता है। डायरेक्टर कहता है मार्केट में एक मॉन्स्टर दिखा है, जल्दी आओ और उसे पकड़ो। जो वन हुई सू को देखता है। डायरेक्टर कहता है अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हारा घर भी ले लिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? यह सुनकर जू वन जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जे मैन सीवर में फंसा हुआ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। पुलिस को भी पता चल जाता है कि वह सीवर में फंसा है। डायरेक्टर भी वहां पहुंच जाता है। जय मान की पत्नी पुलिस वालों से कहती है मुझे अपने पति से एक बार बात करने दो, लेकिन पुलिस उसकी बात अनसुनी कर देती है। तभी जू वॉन भी वहां पहुंचता है और पुलिस उसे जे मैन के बारे में बताती है। जू वॉन सीवर में जाकर उसे ढूंढना शुरू करता है। इस बीच जे मैन बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है, लेकिन तभी जू वॉन उसे पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होती है और आखिरकार जे मैन हार जाता है और कैद हो जाता है। जो वॉन उसे बाहर ले जा ही रहा था कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चे को बचाने जाता है और फिर जे मैन भी आकर मदद करता है। जो वॉन बच्चे को बाहर लेकर आता है। डायरेक्टर गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें मॉन्स्टर पकड़ने भेजा था और तुम यह बच्चा लेकर आए हो। जो वॉन कहता है उसने मुझे बताया कि वह अपने बेटे से वादा करके आया है कि रात 10 बजे तक घर पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। यह सुनकर डायरेक्टर गुस्से से भर जाता है। उधर जेमन घर पहुंचता है और देखता है कि गैंगहन रो रहा है। वह उसे गले लगाकर खुद भी रोने लगता है क्योंकि वह देर से पहुंचा था। तभी कई पुलिस वाले घर पर पहुंचते हैं। डायरेक्टर और जूवॉन भी उनके साथ होते हैं। डायरेक्टर कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो, हमें इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पुलिस वालों पर कोई हमला कर उन्हें बाहर फेंक देता है। सबको लगता है कि यह काम जे मैन ने किया है, लेकिन जब वे देखते हैं तो पता चलता है कि यह सब गैंगहन ने किया है। यह देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिनके पास पावर है उनकी ताकत अगली पीढ़ी में भी जा रही है। फिर उसके मन में एक योजना बनती है और वह सोचते हुए वहां से चला जाता है। यह देखकर जू वॉन अपनी बेटी हुई सू के लिए चिंतित हो जाता है और तुरंत घर भागता है क्योंकि उसे डायरेक्टर पर भरोसा नहीं था। वह जल्दी जल्दी सामान पैक करता है, सोई हुई सू को उठाता है और घर छोड़ देता है। जाते जाते वह सब चीजें नष्ट कर देता है जिनसे डायरेक्टर उसे ट्रैक कर सकता था। अगले सीन में डायरेक्टर का असिस्टेंट उसे बताता है जो वॉन रातों रात गायब हो गया है और उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा जिससे उसे ट्रैक किया जा सके, यहाँ तक कि उसने अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया। डायरेक्टर कहता है जो वॉन ने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ रे ह्यूक भी मौजूद होता है। रे ह्यूक कहता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी हुई सू के पास भी पावर है। फिर रे ह्यूक डायरेक्टर को एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, नेशनल टैलेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वह कहता है इस प्रोजेक्ट के तहत हम उन बच्चों को ट्रेन करेंगे जिनके पास पावर है। जे मैन का बेटा गैंगहन और जू वॉन की बेटी हुईसू के पास पावर है। मैं डूसिक के बेटे को भी ढूंढूंगा। ऐसे और भी बच्चों को खोजूंगा जिनके पास पावर हो। हमें भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। ये बच्चे भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। यह सब सुनकर डायरेक्टर मान जाता है। फिर रे ह्यूक कहता है हमें इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए। डायरेक्टर उसे इसकी इजाजत भी दे देता है और यही वही स्कूल होता है जहाँ बोंगसेओक, हुईसू और गैंगहन पढ़ते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि जीसू उसी जगह पर आता है जहाँ हुईसू बोर्ड से टकराने वाली थी। वह एक पुरानी घटना याद करता है। इसी जगह पर एक बार उसके साथ भी ऐसा हादसा हुआ था। वह दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। सिर्फ एक टीचर आया था लेकिन उसने भी जीसू की मदद नहीं की थी। तभी वहाँ गैंगहन आता है और गीसू से कहता है क्या तुमने ये सब किया? लेकिन गीसू साफ मना कर देता है। फिर गैंगहन को हुईसू का कॉल आता है जिसमें वो उसे मिलने बुलाती है। जब गैंगहन हुईसू से मिलता है तो हुईसू उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर हुईसू गैंगहन से पूछती है क्या तुम्हारे पास सुपर पावर है? लेकिन गैंगहन उसे नहीं बताता। बातचीत के दौरान गैंगहन कहता है स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं सरकार के लिए काम करूंगा। हुईसू पूछती है अगर ऐसा है तो तुम हमेशा लाइब्रेरी में क्यों पढ़ते हो? गैंगहन जवाब देता है क्योंकि मैं घर जल्दी नहीं जाना चाहता। फिर गैंगहन को 3 साल पहले की बात याद आती है जब वो एक और स्कूल में पढ़ रहा था। तब उससे मिलने रे ह्यूक आया था। रे ह्यूक ने उससे कहा तुम्हारे पापा जेमन पर अब भी कई केस हैं। भले ही वो जेल से बाहर आ चुके हैं लेकिन उनके पैर में ट्रैकिंग डिवाइस है। वो कहीं जा नहीं सकते और पुलिस कभी भी उन्हें फिर से जेल भेज सकती है। रे ह्यूक ने आगे कहा अब से तुम हमारे स्कूल में पढ़ोगे और पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार के लिए काम करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पापा के सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर चॉइस
चॉय को, जो सनगू को कॉल करके पूछता है ऑडिटोरियम में जो हादसा हुआ उस पर तुम्हारा क्या कहना है। सनगू समझ जाता है कि टीचर चॉय को उस पर शक है, इसलिए वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी हम बाहर एक क्लीनर लेडी को देखते हैं जिसके हाव भाव कुछ अजीब लगते हैं। फिर हमें बोंगस्योक दिखाया जाता है जो उस वक्त को याद कर रहा था जब उसने अपनी माँ से कहा था मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं उड़ना चाहता हूँ। उसकी माँ ने जवाब दिया था क्या तुम भी अपने पापा जैसा हाल करना चाहते हो। इन सब बातों को सोचकर बोंगस्योक परेशान हो रहा था। इसी बीच वो लड़की जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था अपनी दोस्तों से कहती है मेरा यूट्यूब अकाउंट डिलीट हो गया है और मेरा कैमरा भी ले लिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हुआ। तभी गैंगहन और ह्वीसू क्लास में आते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर चॉय भी आ जाता है। टीचर चॉय सब स्टूडेंट्स को बताता है ऑडिटोरियम हादसे की वजह से अब आफ्टर स्कूल की सारी एक्स्ट्रा क्लासेस कैंसिल कर दी गई है। फिर टीचर चॉय ह्वीसू को बुलाकर कहता है कुछ दिन तक ऑडिटोरियम में कंस्ट्रक्शन होगा इसलिए तुम वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ये रहा एक स्पोर्ट्स सेंटर का एड्रेस, तुम अभी वहाँ ट्रेनिंग कर सकती हो। जब ह्वीसू टीचर चॉय के ऑफिस से बाहर आती है तो उसे गीसू मिलता है। वो उसे चेतावनी देता है सावधान रहना और किसी पर भरोसा मत करना। ह्वीसू उसकी बातों का मतलब नहीं समझती और उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर जब ह्वीसू क्लास में आती है तो देखती है कि बोंगस्योक ने वेट्स नहीं पहने हैं। वो पूछती है तुमने वेट्स क्यों नहीं पहने। बोंगस्योक जवाब देता है अब से मैं वेट्स नहीं पहनूंगा। ह्वीसू पूछती है क्या तुम ऐसा ऑडिटोरियम वाले हादसे की वजह से कर रहे हो। मैंने देखा था कि तुम मुझे बचाना चाहते थे लेकिन वजन की वजह से गिर गए। बोंगस्योक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं घर पर भी वेट्स नहीं पहन रहा और कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस मुझे तुमसे थोड़ा दूर रहना होगा। ये सुनकर ह्वीसू उसके पास जाती है और उसके गाल छू लेती है। तुरंत बोंगस्योक फिर से हवा में उड़ने लगता है तो ह्वीसू उसे नीचे लाकर अपना बैग पकड़ाती है और कहती है मेरे साथ स्पोर्ट्स सेंटर चलो। बोंगस्योक भी उसके साथ स्पोर्ट्स सेंटर चला जाता है लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं एक आदमी उन पर नजर रख रहा होता है। इसी बीच मीह्यून और जोवॉन भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मीह्यून सोचती है एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स के पास पावर होना ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो बोंगस्योक और गैंगहन के बारे में सोच रही थी लेकिन उसे ह्वीसू के बारे में पता नहीं था। घर से निकलते समय वो अपना गन भी ले लेती है। उधर जोवॉन भी यही सोच रहा था। फिर अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए वो अपना हाथ गर्म तेल में डाल देता है लेकिन उसका हाथ तुरंत ठीक हो जाता है। उधर बोंगस्योक और ह्वीसू गायोडो की बस में बैठकर स्पोर्ट्स सेंटर जा रहे होते हैं। वही आदमी जो उनका पीछा कर रहा था बस में चढ़ जाता है। वो लगातार बोंगस्योक और ह्वीसू को देखता रहता है जिससे गायोडो को उस पर शक हो जाता है। फिर वो आदमी अपना फोन चेक करता है जिससे पता चलता है कि वो ह्वीसू को ट्रैक कर रहा था। दूसरी ओर मीह्यून बोंगस्योक के स्कूल पहुंचती है और टीचर चॉय से मिलने जाती है। वो बोंगस्योक को कॉल करके कहती है मैं आज घर देर से आऊंगी। फिर पूछती है तुम कहाँ हो। बोंगस्योक झूठ बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। असल में वो ह्वीसू के साथ स्पोर्ट्स सेंटर जा रहा होता है। इसी बीच ह्वीसू को भी उसके पापा का कॉल आता है। वो पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। ह्वीसू कहती है मैं स्पोर्ट्स सेंटर जा रही हूँ। ये सुनकर उसके पापा उसे मना कर देते हैं और कहते हैं सीधे घर आओ। ह्वीसू बोलती है ठीक है लेकिन असल में वो फिर भी स्पोर्ट्स सेंटर जाने का फैसला करती है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि जोवॉन स्कूल पहुंच गया है तो वो लाइट्स बंद कर देता है और किसी को कॉल करके बताता है मीह्यून और जोवॉन स्कूल आ गए हैं। फिर मीह्यून टीचर चॉय से मिलती है और ऑडिटोरियम हादसे के बारे में पूछती है। चॉय कहता है ये हादसा पुरानी मशीनरी की वजह से हुआ। तब मीह्यून पूछती है उस स्टूडेंट का नाम बताइए जिसने ह्वीसू की जान बचाई। चॉय जवाब देता है वो गैंगहन था। मीह्यून सीधा पूछती है क्या उसके पास सुपर पावर है। चॉय कहता है बच्चों को कहानियां बनाने की आदत होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तब मीह्यून कहती है मेरा बेटा भी वहाँ था, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, क्या इससे बोंगस्योक की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। चॉय जवाब देता है नहीं बोंगस्योक को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जोवॉन भी स्कूल पहुंचता है और सुंगू से मिलता है। वो उसे टीचर चॉय के बारे में पूछता है। सुंगू कहता है वो अपने ऑफिस में है। जोवॉन चॉय के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाते ही सुंगू चोरी छुपे प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठकर लाइव सीसीटीवी देखने लगता है। जोवॉन पहले ऑडिटोरियम में जाता है और वहाँ चारों ओर देखता है। वहाँ उसे फ्लोर पर एक स्क्रू मिलता है। फिर वो वहाँ लगे कैमरों को देखता है। सुंगू भी उसे सीसीटीवी पर देख रहा होता है। उधर बोंगस्योक और ह्वीसू बस से उतरने ही वाले होते हैं। तभी ग्यायोडो नोटिस करता है कि वो आदमी भी उनके साथ ही उतर रहा है। दूसरी तरफ टीचर चॉय से बात करते हुए मीह्यून को दीवार में एक छुपा हुआ कैमरा दिखता है। वो सीधे कैमरे में देखती है। ये देखकर सनगू चौंक जाता है, उसे कैसे पता चला कि कैमरा यहाँ है। फिर सनगू देखता है कि जोवॉन दूसरे कैमरे के पास जा रहा है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद हमें नॉर्थ कोरियन एजेंट्स दिखाए जाते हैं जो एक फाइल पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक वही एजेंट है जिससे पहले जोवॉन ने लड़ाई की थी। वो दूसरों से कहता है उस फाइल में गिफ्टेड लोगों का पूरा रिकॉर्ड है, हम उन्हीं रिकॉर्ड्स की
मदद से उनके बच्चों तक पहुंचने वाले थे। तभी उनमें से एक एजेंट को कॉल आता है। वो स्कूल की क्लीनर लेडी होती है। वो कहती है, मैंने स्कूल का बैकडोर खोल दिया है। इसी बीच गायोडो को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो बोंगस्योक और हुईसू के स्टॉप पर बस रोकने के बजाय बस को तेजी से आगे बढ़ा देता है। वो इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि सारे पैसेंजर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगते हैं। उस समय गाइडू ने देखा कि उस आदमी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रहा था। गाइडू ने और तेज स्पीड बढ़ा दी, जिससे यात्री चिल्लाने लगे। फिर गाइडू ने अचानक बस रोक दी और यात्री उतरने लगे। गाइडू ने शीशे से उस आदमी को देखा और वह आदमी भी उसे घूरने लगा। फिर अचानक वह आदमी गायब हो गया। गाइडू ने पीछे देखा तो खिड़की खुली हुई थी, शायद वह वहीं से भाग गया। दूसरी ओर मिह्यून ने चॉय से पूछा, आप इस स्कूल में कितने साल से हैं? चॉय बोला, 10 साल से। फिर 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखता है, जब चॉय डायरेक्टर से मिलने गया था। पहले वह आर्मी में था, लेकिन अब वह नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करना चाहता था। डायरेक्टर ने उससे पूछा, तुम हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो? चॉय ने जवाब दिया, एक मिशन पर मैंने आपके लोग देखे थे, मुझे उनका काम करने का तरीका पसंद आया, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। डायरेक्टर बोला, क्या तुम्हें पता है हमारे साथ काम करने का मतलब क्या है? तुम्हें अपनी पहचान सबसे छुपानी होगी, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। चॉय ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ। फिर डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारी शक्ति क्या है? चॉय ने जवाब दिया, मैं किसी भी चीज की जांच करने में बेहद माहिर हूँ। डायरेक्टर ने उसे भर्ती कर लिया और उसकी भूमिका समझाई, तुम्हें सुपर पावर वाले बच्चों को ढूंढना है और उन्हें ट्रेन करना है ताकि भविष्य में वे हमारे काम आ सकें। इसके बाद चॉय स्कूल में टीचर बनकर आया। असलियत में वह यहाँ सुपर पावर वाले बच्चों को पहचानने और ट्रेन करने के लिए था। सालों में उसने कई ऐसे बच्चे ढूंढ निकाले। वह उनका टेस्ट लेता, जो पास होते उन्हें चुनता और जो फेल होते उन्हें रिजेक्ट कर देता। उसी तरह उसने गाइडू को भी ढूंढा। उसने गाइडू का टेस्ट लिया, लेकिन गाइडू अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो चॉय ने उसे मान लिया कि उसमें कोई शक्ति नहीं है और रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद चॉय को एक लड़की भी मिली जो दीवारों के पार देख सकती थी। उसने उसे पास कर दिया, लेकिन बाद में वह कैंसर से मर गई, जिसके बारे में चॉय को भी पता नहीं चला। इसके बाद चॉय बच्चों की तलाश करता रहा, लेकिन जिनका उसने टेस्ट लिया उनकी शक्तियां उसे खास नहीं लगी, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन रे ह्योक ने चॉय को कॉल किया और उससे सनगू को मिलवाया, जो चॉय की तरह ही एक एजेंट था। रे ह्योक बोला, इस साल बहुत से सुपर पावर वाले स्टूडेंट्स इस स्कूल में आने वाले हैं, इसलिए मैं सनगू को लाया हूँ ताकि वह तुम्हारी मदद कर सके। चॉय ने जवाब दिया, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स का खुद ख्याल रख सकता हूँ। रे ह्योक बोला, वे तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तुम्हें मिशन दिया गया है और उसके लिए तुम्हें टीचर का अभिनय करना होगा। यह सुनकर चॉय मान गया। इसके बाद रे ह्योक ने चॉय को कुछ फाइलें दी, जिनमें गांगहुन, ह्वीसू और बोंगस्योक के नाम थे। अब ये तीनों इस स्कूल में एडमिशन ले चुके थे। रे ह्योक ने चॉय से कहा, तुम्हें डूसिट के बेटे बोंगस्योक पर खास ध्यान देना होगा। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब जुवॉन स्कूल में घूम रहा होता है और सनगू कैमरों से जुवॉन और मिह्यून दोनों पर नजर रख रहा होता है। जुवॉन चॉय के ऑफिस में पहुंचता है और मिह्यून को वहां बैठा देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वह चॉय से कहता है, मैं हवीसू का पिता हूँ। उसी समय मिह्यून अपने बैग से फोन निकालती है, अपने ही नंबर पर कॉल करती है और फोन को कचरे में डालकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, वह धीरे से जुवॉन को छुपे हुए कैमरे के बारे में बता देती है। बाहर निकलकर मिह्यून अपने ईयरफोन लगाकर अंदर की बातचीत सुनने लगती है। इसी बीच प्रिंसिपल ऑफिस में सनगू कैमरों पर मिह्यून और जुवॉन को देख रहा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सनगू कैमरे में देखता है तो क्लीनर लेडी होती है। वह कहती है, मुझे सफाई करनी है। सनगू कहता है, बाद में आना, लेकिन वह जिद करती है, मुझे अभी साफ करना है। जैसे ही सनगू दरवाजा खोलता है, क्लीनर लेडी चाकू से उसका गला काट देती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में गाइडू बस रोकने का कारण बताता है, बैटरी में दिक्कत थी इसलिए मुझे ऐसे गाड़ी चलानी पड़ी। वहीं बोंगस्योक और ह्वीसू भी मौजूद होते हैं, लेकिन वे बयान दिए बिना चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था। अब क्लीनर लेडी कैमरों से जुवॉन और मिह्यून को देख रही होती है। जुवॉन चॉय से कहता है, मैंने ऑडिटोरियम चेक किया है और मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर स्क्रू ढीले किए थे। फिर वह जोड़ता है, अभी जो औरत यहाँ से गई, मैं उसे जानता हूँ, उसका बेटा मेरी बेटी की ही क्लास में पढ़ता है। चॉय कहता है, हाँ, उसके बेटे का नाम बोंगस्योक है और हेचवीसू और बोंगस्योक एक ही क्लास में है। जुवॉन पूछता है, और गांगहुन जिसने मेरी बेटी की जान बचाई, क्या वह भी उनकी क्लास में पढ़ता है? चॉय जवाब देता है, हाँ, वह भी उनकी क्लास में है। जुवॉन सोचता है, कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को देखा था जिसकी शक्तियाँ गांगहुन जैसी थीं, शायद वही है। फिर मन ही मन सोचता है, 3 लोग जिनके पास शक्तियाँ थीं और जो एक दूसरे को जानते थे, अब उनके बच्चे एक ही स्कूल और एक ही क्लास में हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इसी दौरान गांगहुन और गीसू अभी भी स्कूल
में होते हैं। कंगन क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है जबकि ग्याइसू स्टाफ रूम में चॉय का सेक्शन खोज रहा होता है। जुवॉन चॉय से कहता है, स्टूडेंट्स की निगरानी के लिए हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है यहाँ भी एक छुपा हुआ कैमरा है, कोई तुम्हें भी देख रहा है। यह सुनकर चॉय हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। दूसरी ओर क्लीनर लेडी किसी को कॉल करके कहती है, स्कूल के पिछले दरवाजे का लॉक मैंने खोल दिया है, अंदर आ जाओ। और वह यह भी बताती है कि कौन कहाँ है। उधर मिह्यून यह सब अपनी तेज सुनने की शक्ति से सुन लेती है। जुवॉन चॉय से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। फिर 1996 का फ्लैशबैक दिखता है जब जुवॉन नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को ढूंढने के लिए मिलिट्री मिशन पर गया था। उस मिशन में चॉय भी था और उसने देखा था कि कैसे जुवॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सबकी मदद करने के लिए कर रहा था। इसी बीच क्लीनर लेडी की बात सुनकर मिह्यून प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ती है, लेकिन क्लीनर लेडी उसे कैमरे से देख लेती है। जब मिह्यून अंदर पहुंचती है तो क्लीनर लेडी पहले से सफाई करती दिखती है। उसने सनगू की लाश छुपा दी होती है, लेकिन मिह्यून उसे नोटिस कर लेती है। फिर मिह्यून दरवाजा बंद कर देती है। स्कूल के बाहर वही लड़की हान दिखती है जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था और जिसकी कैमरा जब्त कर ली गई थी। वह कैमरा लेने स्कूल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है। इस बीच नॉर्थ कोरियन एजेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं। उनका लीडर एक एजेंट को कहता है, जब हम कॉल करें उसे अंदर बुलाना। इसके बाद एजेंट कार के ट्रंक पर दस्तक देता है। फिर सब एजेंट स्कूल के पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। गेट पर ताला लगा होता है, लेकिन एक एजेंट उसे आसानी से तोड़ देता है और सब अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोंगसेवुक और हुईसू स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे जुनहुआ भी पहुंचता है, जिसके पास उड़ने की शक्ति होती है। स्पोर्ट्स सेंटर में पहुंचकर हुईसू टीचर चॉय के बारे में कहती है। वो दिखाते नहीं, लेकिन सबकी बहुत परवाह करते हैं। फिर वह कहती है, मुझे सच में खुशी है कि मैं इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आई। इसके बाद हुईसू वार्म अप के लिए रनिंग करने लगती है। इस बीच बोंगसेवुक स्नैक्स लेने के लिए बाहर चला जाता है। जुनहुआ बोंगसेवुक को बाहर जाते हुए देखता है और फिर अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देता है। बोंगसेवुक पास के सुपरमार्केट से खाना लेने जाता है, जबकि अंदर हुईसू दौड़ रही होती है। अचानक जुनहुआ हवा में तैरते हुए उसके पीछे आता है और कहता है, तुम अच्छा दौड़ती हो, कितने राउंड पूरे किए। हुईसू हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो। जुनहुआ कहता है, जब बड़े सवाल करे तो जवाब देना चाहिए। फिर हुईसू कहती है, मैंने 10 लैप पूरे किए। यह सुनकर जुनहुआ थोड़ा प्रभावित होता है। फिर अचानक वह उसे पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। हुईसू टेबल से टकराकर गिर जाती है। इधर बोंगसेवुक लौटकर आता है और देखता है कि बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड गायब है। असल में जुनहुआ ने उसे मार दिया था। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अंदर जुनहुआ कहता है, तो तुम उड़ नहीं सकती। हुईसू चीखते हुए उस पर हमला करती है, लेकिन जुनहुआ आसानी से उसे रोक लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम मजबूत भी नहीं हो। लगता था कि वह हुईसू की असली शक्ति जानने की कोशिश कर रहा है। हुईसू बार बार पलटवार करती है तो जुनहुआ उसे पकड़कर दीवार की ओर फेंक देता है। हुईसू जोर से टकराकर गिरती है, लेकिन तभी जुनहुआ देखता है कि उसकी चोटें तुरंत भर रही हैं। वह समझ जाता है कि उसकी शक्ति है रैपिड हीलिंग। बाहर बोंगसेवुक अपनी सुनने की शक्ति से हुईसू की चीखें सुन लेता है और उड़कर अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर जुनहुआ कहता है, चलो तुम्हारी हीलिंग पावर का टेस्ट करते हैं। वह हुईसू को हवा में उठाकर हॉल के बीचों बीच ले जाता है और नीचे गिरा देता है। हुईसू चीखती है। उसी वक्त बोंगसेवुक खिड़की तोड़कर उड़ते हुए अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है। हुईसू हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि उसने पहली बार बोंगसेवुक को उड़ते देखा था। बोंगसेवुक उसे लेकर सुरक्षित जमीन पर उतरता है। वह खुद भी हैरान था कि उसने सच में उड़ान भर ली। उधर मिह्यून कमरे को लॉक करके क्लीनर लेडी से पूछती है, तुम कहाँ से हो। क्लीनर लेडी एक जगह का नाम लेती है, लेकिन मिह्यून कहती है, तुम्हारा लहजा उस जगह से मेल नहीं खाता। फिर वह लाइट बंद कर देती है। क्लीनर लेडी बिना जवाब दिए उस पर चीजें फेंकने लगती है, लेकिन मिह्यून आसानी से बच जाती है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मिह्यून कहती है, तुम नॉर्थ कोरियन हो है ना, यहाँ क्या कर रही हो। क्लीनर लेडी जवाब नहीं देती। तभी मिह्यून को कदमों की आहट सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि क्लीनर लेडी अकेली नहीं है। मिह्यून पास रखी फूलदान उठाकर उसके सिर पर मारती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है। वह जानबूझकर एक दिशा में पैरों के निशान छोड़ देती है, लेकिन खुद उल्टी दिशा में छिप जाती है ताकि क्लीनर लेडी गलत दिशा में जाए। तभी नॉर्थ कोरियन एजेंट जेहा वहां पहुंचता है। क्लीनर लेडी उससे कहती है, एक सुपर ह्यूमन की माँ यहाँ थी, लेकिन वह भाग गई। वह फाइलें ढूंढ रही थी। जेहा संगू की लाश देखकर पूछता है, तुमने इसे क्यों मारा। तुम्हारा मिशन तो फाइलें ढूंढना था। क्लीनर लेडी जवाब देती है, जो भी इसमें शामिल है उसे खत्म करना भी मेरा मिशन है। मिह्यून छिपकर सब सुनती रहती है। इसी बीच जोवन चॉय से कहता है, क्या तुम्हें इस हिडन कैमरे के बारे में पता था। चॉय कहता है, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं था। तभी दरवाजा खुलता है और 2 नॉर्थ कोरियन एजेंट्स अंदर
आते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया में एक जनरल ने अपने सिपाही को गैंग हन और हवाईसू का वीडियो दिखाया था। जनरल कहता है, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इंटेलिजेंस मिला है कि साउथ कोरिया अगली पीढ़ी के सुपर ह्यूमन तैयार कर रहा है। उसने यह भी खुलासा किया कि और जानकारी जुटाने के लिए हम पहले ही अपने एक टॉप एजेंट को उनके बेस में भेज चुके हैं और वह एजेंट कोई और नहीं बल्कि क्लीनर लेडी है। जनरल ने फिर सैनिक को आदेश दिया, दक्षिण कोरिया जाओ और क्लीनर लेडी एजेंट से मिलो। तुम्हारा मिशन है उन फाइलों को ढूंढना जिनमें सुपर ह्यूमन की ट्रेनिंग की जानकारी हो और जो भी इसमें शामिल हो उन्हें मार गिराओ। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि एजेंट्स चॉय के ऑफिस में बैठे उससे सुपर ह्यूमन की फाइलें मांग रहे हैं। इसी बीच प्रिंसिपल के ऑफिस में क्लीनर लेडी सीसीटीवी कैमरे स्कैन कर रही होती है। वह मिहयोन को ढूंढ रही होती है लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। क्लीनर लेडी बड़बड़ाती है, कब तक छुपोगी, कहीं ना कहीं तो सामने आओगी। फिर वह कैमरों में जीसू पर ध्यान देती है और जेहा से कहती है, इसका काम तमाम करो। जेहा पूछता है, क्या ये भी इसमें शामिल है? क्लीनर लेडी कहती है, इस स्कूल का हर कोई इसमें शामिल है, हमें सबको खत्म करना है। जेहा कहता है, नहीं, पहले देखना चाहिए कि इन्हें ट्रेनिंग कैसे दी गई थी। इसी बीच एक कैमरा अचानक धुंधला हो जाता है। क्लीनर लेडी तुरंत समझ जाती है कि यह मी हयोन का काम है। धीरे धीरे और भी कैमरे धुंधले होने लगते हैं। दरअसल एमी हयोन कैमरों पर मिट्टी फेंककर उन्हें ब्लॉक कर रही होती है। वह अपनी एनहांस्ड हियरिंग एबिलिटी से स्कूल के पावर कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल लेती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, एक कैमरे से मिट्टी साफ हो जाती है और क्लीनर लेडी देख लेती है कि पावर रूम का दरवाजा बंद हो रहा है। अंदर जाकर एमी हयोन पूरे स्कूल की लाइट्स बंद कर देती है, जिससे स्कूल अंधेरे में डूब जाता है और सीसीटीवी का लाइव फीड कट जाता है। उसी वक्त हान, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, देखती है कि स्कूल का पिछला दरवाजा खुला है और वह चुपके से अंदर चली जाती है। इसी दौरान एजेंट चॉय से सुपर ह्यूमन की स्टूडेंट फाइलें मांगता है। जोवन नजर डालता है उस एजेंट पर जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह इतना लंबा है कि उसका चेहरा अंदर से दिखाई भी नहीं देता। चॉय चुपचाप अपनी दराज में देखने लगता है जैसे फाइल ढूंढ रहा हो। इसी बीच लाइट्स जाते ही गांगहुन अपना बैग उठाता है और स्टडी रूम से निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। यह आदमी भी फाइलें ढूंढ रहा होता है। वह भी एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है, वही जिसे जोवन ने सालों पहले हराया था। वह अपना फोन निकालता है, फोटो देखकर गांगहुन की पहचान करता है। इधर जेमन परेशान हो जाता है क्योंकि गांगहुन घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी शिन कहती है, वह सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शायद देर तक पढ़ रहा हो। सुनिश्चित करने के लिए शिन गांगहुन को कॉल करती है। गांगहुन फोन उठाता है और कहता है, मैं अभी स्कूल में ही हूँ। इसी बीच चॉय के ऑफिस में फाइलें निकालने के बजाय चॉय एक पैटर्न निकालता है और जोवन को देखता है। वह कहता है, पूछ रहे थे ना मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ। स्टूडेंट फाइल सिर्फ टीचर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब निकल जाओ इस स्कूल से। यह सुनकर लंबा एजेंट अंदर आता है। जोवन उसे घूरता है और कहता है, अगर एक कदम और बढ़ाया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इसी बीच जीसू स्टाफ रूम से बाहर निकलता है क्योंकि उसे कोई फाइल नहीं मिली। बाहर जेहा उससे पूछता है, क्या तुम अंदर फाइलें ढूंढ रहे थे? गीसो कहता है, तुम्हें इससे क्या, और जाने लगता है। लेकिन जेहा उसका गला पकड़कर पूछता है, तुम्हारी सुपर पावर क्या है? इधर गांगहुन अभी भी अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक एक एजेंट उस पर हमला कर देता है। गांगहुन दर्द से चिल्लाता है। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और जेमन से कहती है, कुछ हो गया है गांगहुन को। जेमन पूछता है, वह कहाँ है? वह कहती है, वह अभी भी स्कूल में है। यह सुनते ही जेमन तुरंत स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी बीच गीसू की चीखें चॉय के ऑफिस तक पहुंचती हैं। एजेंट कहता है, जब तुम हमें फाइलें नहीं दोगे तो हमें सबको टेस्ट करना पड़ेगा। चॉय बैटन से लंबे एजेंट पर वार करता है लेकिन कोई असर नहीं होता। तब जोवन आगे बढ़कर उससे लड़ाई करता है। इसी दौरान क्लीनर लेडी पावर रूम पहुंचती है और लाइट्स वापस चालू कर देती है। फिर वह मिह्यून के पास जाती है, लेकिन मिह्यून अपनी गन निकालकर उसके सिर पर गोली मार देती है और वहीं खत्म कर देती है। जोवन चॉय से कहता है, जाओ गीसू की मदद करो। फिर वह एजेंट से लड़ता रहता है। उधर जेहा गीसू को पीटता रहता है और कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम सुपर ह्यूमन नहीं हो? तभी चॉय पहुंचता है और जेहा से लड़ाई करता है, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता। गीसू पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेहा उसका फोन शूट कर देता है। चॉय जीसू को कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, इसे छोड़ दो, इसे कुछ नहीं पता, सब मुझे पता है। जेहा उससे फाइलें मांगता है। इसी बीच जोवोन लंबे एजेंट को हरा देता है और दूसरे एजेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह एजेंट रुकने का इशारा करता है और फोन उठाता है। फोन जुनहुआ का होता है जो अभी चॉयसू का टेस्ट कर
कर रहा होता है। वह कहता है उसकी पूरी क्षमता चेक करो और रिपोर्ट करो। तभी लंबा एजेंट होश में आता है और अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर दीवार से होकर गुजरता है और जो-वॉन पर हमला कर देता है। वह कहता है सुपर ह्यूमन सिर्फ दक्षिण कोरिया में नहीं है, हमारी सेना में पूरा यूनिट है सुपर ह्यूमन का। इसी दौरान बोंगसेok और चोइसू मिलकर जुनहुआ से लड़ते हैं, लेकिन जुनहुआ दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है और उन्हें हरा देता है। नतीजतन चोइसू बेहोश हो जाती है। स्कूल में एजेंट जोवन से कहता है पता है हम यहाँ क्यों हैं? जोसेक की वजह से। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। इधर जिन एजेंट्स ने जोवन पर हमला किया था वे सोचते हैं कि वह मर चुका है और कमरे से निकलकर फाइल्स ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, अचानक उन्हें आईने में मिहाइल की परछाई दिखाई देती है। वह वहाँ खड़ी बंदूक ताने हुई होती है। एक एजेंट उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुंची और मेरे सैनिक कहाँ हैं? मिहाइल शांति से जवाब देती है मैंने उनमें से 2 को मार डाला। उधर बोंगसेok जाल में फंसा हुआ जुनहुआ से लड़ रहा होता है और जाल तोड़ नहीं पा रहा होता। जुनहुआ उसे देखता है और कहता है तुम मुझे डोसिक की याद दिलाते हो, लगता है वह तुम्हारा बाप है। स्कूल में वापस मिहाइल एजेंट से पूछती है डोसिक का क्या हुआ? तब हमें 1920 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोसिक को नॉर्थ कोरिया एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। वह राष्ट्रपति भवन में घुस जाता है और सभी गार्ड्स को मार गिराता है। जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, वह एजेंट जो अब मिहाइल के सामने खड़ा है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोसिक उसे हाथ में गोली मारकर आगे बढ़ जाता है। भीतर जाकर डोसिक सुप्रीम लीडर पर बंदूक तानता है जो उस समय सो रहा होता है, लेकिन डोसिक हिचकिचाता है और गोली नहीं चलाता बल्कि वहां से चला जाता है। इस घटना से पहले नॉर्थ कोरियन जनरल को सुपर ह्यूमन के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने इसी एजेंट को बुलाकर कहा अगर ऐसे लोग साउथ कोरिया में हैं तो हमारे यहाँ भी होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढो। फिर हमें 995 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एजेंट कई सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढ चुका होता है। उन्हें परखने के लिए वह आदेश देता है कि वे पहाड़ से कूदें। एक एक करके सब कूदकर मर जाते हैं, सिर्फ जुनहुआ बचता है क्योंकि उसे उड़ने की शक्ति होती है। इसके बाद एजेंट कसम खाता है कि वह और भी ढूंढेगा। फिर 2003 का सीन आता है जब डायरेक्टर के लोग डोसाइक को पकड़ने आए थे। डोसिक खुद को पकड़वा देता है ताकि बोंगसेok बच सके। बाद में डायरेक्टर उसे सामने लाता है और कहता है एक आखिरी मिशन कर दो फिर आजाद हो जाओगे, लेकिन डोसिक इनकार कर देता है। तब डायरेक्टर उसे धमकाता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मिहाइल और बोंगसेok को मार दूंगा। एक बार उन्हें ढूंढ लिया तो दोबारा भी ढूंढ सकता हूँ। वह आगे कहता है तुमने नॉर्थ कोरियन सैनिक मारे हैं, संभव है वे तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ ले। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हें पकड़ न ले। मेरे बिना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। आखिरकार डोसिक मान जाता है। इस मिशन के लिए उसे दोबारा राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पहले से कई सुपर ह्यूमन मौजूद होते हैं। डोसिक उनसे लड़ता है लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। एजेंट मिहाइल से पूछता है तुम्हारा डोसिक से क्या रिश्ता है, क्या तुम उसकी पत्नी हो? मिहाइल चुप रहती है लेकिन एजेंट सब समझ जाता है। फिर जैसे ही वह अपनी जेब में हाथ डालता है, मिहाइल तुरंत गोली चलाती है। दोनों ओर से फायरिंग होती है। मिहाइल के पैर में गोली लग जाती है लेकिन वह किसी तरह बच निकलती है। इधर बोंगसेok अपने पिता का नाम सुनते ही नंगे हाथों जाल फाड़ देता है और जुनहुआ पर टूट पड़ता है। जुनहुआ उसे मुक्का मारता है लेकिन बोंगसेok संभल कर उसे पीछे से पकड़ लेता है और होइसू को आवाज लगाता है। होइसू उसकी आवाज सुनकर होश में आती है। अब पूरी तरह ठीक होकर होइसू गेंद उठाती है और ताकत से फेंकती है। बोंगसेok जुनहुआ को पकड़े रहता है और गेंद उसे जोर से लगती है। जुनहुआ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर एक एजेंट गैंगहन को मार रहा होता है। गांगहुन पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता और मार सहता रहता है, लेकिन जब एजेंट नहीं रुकता तो वह पूरी ताकत से पलटवार करता है। इसी बीच फाइल्स ढूंढने निकले एजेंट्स अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां एजेंट यंगडेओक देखता है कि मिहायोन ने वाकई क्लीनर लेडी और जयहा दोनों को मार दिया है। उधर मिहायोन अपने पैर की गोली के कारण बहुत खून खो रही होती है। तब वह उसी फोन पर कॉल करती है जो उसने पहले कूड़े में फेंका था। जो-वॉन जो अब धीरे धीरे संभल रहा होता है कॉल उठाता है। बोंगसेok ने होइसू से पूछा क्या तुम ठीक हो? होइसू ने जवाब दिया हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोंगसेok ने होइसू से कुछ कहा। ये सुनकर होइसू मुस्कुरा देती है। उधर एजेंट यंगडेओक तुरंत जुनहुआ को कॉल करता है और कहता है तुरंत स्कूल आओ, डोसिक की पत्नी ने हमारे 2 एजेंट मार दिए हैं। बोंगसेok अपनी हियरिंग एबिलिटी से ये बातचीत सुन लेता है। जुनहुआ उनकी तरफ देखकर कहता है मुझे फॉलो मत करना और वहाँ से निकलने लगता है। बोंगसेok गुस्से में चिल्लाता है आखिर चल क्या रहा है? इसके जवाब में अचानक जुनहुआ उस पर गोली चला देता है। होइसू तुरंत बोंगसेok के आगे आकर गोली अपने हाथ पर झेल लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी होइसू के पापा ने बोंगसेok की माँ के लिए किया था। इस बीच स्कूल के अंदर जुवॉन जुस्क से लड़ रहा था, लेकिन जस्क बार बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर गिरती हुई इमारत के मलबे से निकलने का कोई रास्ता न होने पर गांगहुन
जोवन बार बार दीवार पर मुक्का मारता है और आखिरकार उसे तोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बोंगसोक और होइसू के बीच बात होती है। होइसू कहती है, तुम जल्दी से उड़कर अपनी माँ की मदद करो, मैं पीछे से आ रही हूँ। बोंगसोक उसकी बात मानकर स्कूल की तरफ उड़ जाता है। स्कूल में जयमन गैंगहन से कहता है, तुम बाहर निकलो, और खुद जुआन की मदद करने दौड़ता है। जुआन जुस्क से लड़ रहा था, तभी उसे जयमन दूसरी ओर दिखता है। वो जस्क की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही जस्क उसे अपनी ताकत से उछालने वाला होता है, जयमन कूदकर आता है और जोरदार मुक्का मारता है। जस्क उड़कर दूर जा गिरता है। जुआन उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन जस्क फिर उठता है और हमला करने की कोशिश करता है। जयमन पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर देता है। उसी समय जुआन को एक और एजेंट आता दिखाई देता है। दूसरी तरफ मिहायोन बाहर आती है। वहाँ उसे एक एजेंट जमीन पर पड़ा मिलता है, जिसे जयमन ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वो एजेंट मिहायोन पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मिहायोन उसे गोली मार देती है। अगले सीन में गेडो अपनी बस चला रहा होता है। अचानक उसके सामने होइसू आ जाती है। वो ब्रेक लगाता है और हैरानी से पूछता है, ये तुम? होइसू बस कहती है, मुझे तुरंत स्कूल पहुंचना है, और वहां से भाग जाती है। होइसू की हालत देखकर गेडो समझ जाता है कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। वो भी बस घुमाकर स्कूल की ओर चल देता है। इसी बीच जुवन और एजेंट के बीच लड़ाई चल रही थी। इस बार एजेंट जुवन पर भारी पड़ने लगता है। जुवन किसी तरह उसे घायल करता है और फिर दोबारा जस्क से भिड़ जाता है, लेकिन जस्क जेमन के सामने टिक नहीं पाता। जस्क हमला करने को हाथ उठाता है, लेकिन उसका एक हाथ पहले ही टूट चुका था। वो तुरंत खिड़की से कूद जाता है। जमीन पर गिरते ही जबरदस्त झटका लगता है, मानो भूकंप आ गया हो। पूरा स्कूल ढहने लगता है। इसी दौरान एक लोहे की छड़ जुवन के आर पार निकल जाती है। फिर भी जुवन जेमन को पकड़कर छत पर फेंक देता है और कहता है, तुम्हें गैंगहुन के पास जाना होगा। जेमन एक लंबी छलांग लगाकर गैंगहुन के पास पहुंचता है और कहता है, चलो अब घर चलते हैं। उधर जुवन उस छड़ को निकालने की कोशिश करता है और ऊपर चढ़ता है। तभी हवा से कोई उसे गोली मारता है। गोली उसकी आंख में लगती है। वो जुनवा था। जुनवा दोबारा गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी नीचे से मिहायोन गोली चलाती है। गोली जुनवा के कान को छूकर निकल जाती है। अब जुनवा मिहायोन पर गोलियां चलाने लगता है। होइसू भागकर छिप जाती है। दूसरी ओर एजेंट यंगडेओक जस्क को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जस्क आखिरी बार कहता है, जाओ इंसानों की तरह जिंदगी जियो, और वहीं मर जाता है। यंगडेओक जोर जोर से रोने लगता है। मिहायोन अपनी ताकत से जुनवा को ट्रैक करती है और उसके हाथ में गोली मार देती है। दोनों गोलियां चलाते हुए इधर उधर छिपते रहते हैं, लेकिन मिहायोन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये देखकर जुनवा उस पर झपटता है, लेकिन तभी बोंगसोक उड़कर आता है, उसे पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मेरी माँ से दूर रहो। अब बोंगसोक और जुनवा हवा में लड़ाई करने लगते हैं। मिहायोन अपने बेटे को देख घबरा जाती है और स्कूल की छत की ओर दौड़ती है। उसी समय गायदो बोंगसोक को लड़ते देख अपनी बस पूरी स्पीड से स्कूल की तरफ ले जाता है। जुनवा बोंगसोक को पकड़कर बस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन गायदो बस मोड़कर बोंगसोक को बचा लेता है। इस कोशिश में उसकी बस पलट जाती है। उधर जुओन आंख से गोली निकाल देता है। जुनवा फिर से बोंगसोक पर गोली चलाने आता है। तभी मिहायोन छत पर पहुंचती है। एजेंट यंगडेओक भी वहाँ था। वो जुनवा पर बंदूक तानती है। यंगडेओक मिहायोन पर बंदूक तान देता है। इसी बीच गेडो बस से बिजली खींचकर एक जबरदस्त झटका मारता है और जुनवा छत पर गिर जाता है। बोंगसोक देखता है कि उसके दोस्त ने उसे बचाया। जुनवा की हालत देखकर यंगडेओक उसे पीछे हटने को कहता है। जुनवा चला जाता है, लेकिन यंगडेओक जुवन पर गोलियां चला देता है। फिर बोंगसोक की तरफ बंदूक तानता है, मगर ट्रिगर दबाता नहीं, क्योंकि उसे याद था कि उसे कभी बच्चों को मारने का आदेश नहीं मिला था। वो बंदूक नीचे कर देता है। तभी मिहायोन मौका पाकर बंदूक गिरा देती है। जुवन उसे मारने लगता है। यंगडेओक कहता है, ये सिलसिला हमारी पीढ़ी पर खत्म होना चाहिए। अगली पीढ़ी को ये सब झेलना नहीं चाहिए। वो जुवन का हाथ छुड़ाकर खुद नीचे गिरकर मर जाता है। स्कूल के बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। वासु भी दौड़कर वहां आ जाती है। बोंगसोक अपनी माँ से कहता है कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए। उसी पल मिहायोन को याद आता है कि जब बोंगसोक छोटा था, तब वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाया करती थी। फिर बोंगसोक अपनी माँ को लेकर उड़ जाता है। जोवोन उन्हें जाते हुए देखता है। तभी वह हवेसू को देखता है, जो अब स्कूल में आ चुकी है और उसकी ओर बढ़ रही है। जोवोन के मन में आता है, मेरी बेटी कितनी अच्छी तरह बड़ी हो गई है। कुछ महीने बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सिवाय बोंगसोक के। चॉय ने उसके लिए एक जगह खाली रखी होती है। जब से बोंगसोक अपनी माँ को लेकर उड़ गया था, तब से किसी ने उसकी कोई खबर नहीं सुनी थी। वेसु
वेसो और गंगन भी सेरेमनी में शामिल होते हैं। वेसो बोंगसोक को बहुत याद करती है और उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चॉय जोवोन को सारी फाइलें सौंप देता है। वह कहता है, इन फाइलों को नष्ट कर दो, अब इनकी जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि गांगन अब सरकार के लिए काम कर रहा है। उसके पिता पर लगे सारे आपराधिक आरोप भी हटा दिए गए हैं। इसी बीच जोवोन को होटल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। असल में उसने प्रिंसिपल रेह्योक की हत्या की होती है। रेह्योक ही वह इंसान था जो बच्चों की विशेष शक्तियों को ट्रैक करता था और उन्हें भर्ती करता था। इसके बाद दृश्य उत्तर कोरिया का आता है। एजेंट यंगडेओ के जनरल को बताता है कि उनके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। जनरल उससे फाइलों के बारे में पूछता है। यह सुनकर यंगडेओ गुस्से से भर उठता है क्योंकि जनरल अब भी युद्ध जारी रखना चाहता था। गुस्से में यंगडेओ जनरल को गोली मारकर मार देता है। फिर वह उस जेल में जाता है जहाँ डूसिक सालों से कैद था। वह उसे आजाद कर देता है। डूसिक तुरंत डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। इसी बीच जोवोन अब एक रेस्तरां में काम कर रहा होता है। वेसो भी वहाँ मौजूद होती है। उसी समय उसकी नजर टीवी पर जाती है जहाँ एक रहस्यमयी लड़के की खबर चल रही होती है जिसने कई लोगों की जान बचाई थी। वह लड़का रेनकोट पहने होता है। यह देखकर वेसु तुरंत समझ जाती है कि वह लड़का बोंगसोक है। यह जानकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डूसिक छतों के ऊपर उड़ रहा है और हर छत को ध्यान से देख रहा है। तभी उसकी नजर एक बैंगनी कपड़े पर पड़ती है। वह तुरंत उसकी ओर उड़ जाता है। उसे याद आता है कि मिहायोन ने एक बार कहा था कि उसका पसंदीदा रंग बैंगनी है। शायद उसने यह कपड़ा एक संकेत के रूप में रखा हो। जैसे ही डूसिक उस छत पर उतरता है, बोंगसोक और मिहायोन भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर डूसिक भावुक हो जाता है। बोंगसोक और मिहायोन भी उसे देखकर आंसू रोक नहीं पाते। अंत में हम फ्रैंक को देखते हैं। वह जोवोन के साथ हुई लड़ाई से बच गया था। वह उसी क्लब में जाता है जहां उसकी माँ गाया करती थी, इससे पहले कि एजेंट उसे ले जाते। फ्रैंक फिर से उसी क्लब में काम करना शुरू कर देता है और इसके साथ ही यह ड्रामा समाप्त हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ड्रामे के साथ। टिल देन बाय बाय।